discuss about the most important topic of biology is cell cycle and cell division। और ये जो टॉपिक है वो आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, सो इट हैव द मोर वेटेज इन नीट एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट, पहले हम किसी टर्म के बारे में बात करते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल मीन्स होता है कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से एक चीज स्टार्ट हो और उसी पॉइंट पे एंड अप हो, तो इसे बोलते हैं साइकिल। आप लोग जानते हो कोई भी साइकिल होती है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे एंड अप होता है। तो सेल साइकिल का मतलब होता है कि जब सेल अपने आप को साइक्लिक रोटेशन में चलाती है तो उसे हम बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल की अगर स्टेज की बात करें तो ये सेल G1 से स्टार्ट होती है, फिर S में आती है, फिर आती है आपकी G2 में, और फिर आती है आपकी M में, और फिर आती है आपकी फिर से G1 में। तो एक साइक्लिक सीक्वेंस चल रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सेल साइकिल। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, जब एक सेल दो सेल का फॉर्मेशन करे तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो इसे कहते हैं हम सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल का मतलब सीक्वेंशियल मैनर ऑफ सेल साइकिल, एंड डिवीजन का मतलब डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज द सेल डिवीजन। तो पहले हम सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं, फिर बात करते हैं हम सेल डिवीजन के बारे में। अगर हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो यहाँ पर सेल साइकिल को बहुत सारी फेजेस में डिवाइड किया गया है। कितनी फेजेस में, सबसे पहले इसकी होती है एक G1 जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं, G1 जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी S फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, और तीसरी होती है आपकी G2 जिसे हम ग्रोथ 2 फेज कहते हैं, और चौथी होती है आपकी माइटोटिक फेज जिसे हम डिविजनल फेज भी कहते हैं। तो ये फेजेस का मतलब क्या है, ये जो फेजेस हैं, ये आपकी जो चारों फेजेस हैं, ये कहाँ से ली गई हैं। अगर इनका सही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देखें तो आपकी जो इंटरफेज होती है वो दो पार्ट में डिवाइड की है। एक तो आपकी इंटरफेज में एक इंटरफेज है और दूसरी आपकी है माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से रखते हैं, ये इंटरफेज है और एक है माइटोटिक फेज। अब जो इंटरफेज है वो इतने पार्ट में डिवाइड की है, इसी इंटरफेज को हम प्रीपेटरी फेज कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, डिविजनल फेज। मतलब जब सेल का डिवीजन होगा तो उसे सेल ऑर्गेनेल डबल चाहिए, क्रोमोसोम डबल चाहिए, सभी चीज डबल चाहिए, क्योंकि अगर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है तो सब कुछ आधा आधा जाना चाहिए सेल के पास। तो ये सब बनता कहाँ पे है, ये बनता है आपकी इंटरफेज में, इसीलिए इसे हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो इंटरफेज का मतलब ये है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्लास में टेस्ट पेपर लगा रहे हो, ये सब आपके इंटरफेज है। लेकिन जब आपका मैथ एग्जाम नीट का होगा तो इसे हम कहेंगे डिवीजन। यहाँ पे आपके मार्क्स पता चलेंगे कि आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, और इसमें ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया है ये, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या बन जाएगा, ये बन, क्योंकि ये दोनों सेल में डिवाइड होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके बाद इसी फेज में आपके
हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसिस होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसिस होती है। तो ये सब आपका कौन सी फेज होता है, ग्रोथ फेज में। उसके बाद एच फेज का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसमें क्या होता है आपका रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब अगर हम बात करें तो ये आपका क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमियर है, ये आपकी सिस्टर क्रोमेटिड है। इसमें क्या होगा, ये वाला ये इस टाइप से रेप्लिकेट हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है एच पेज से कि एच पेज में डीएनए कंटेंट कितना हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू n इक्वल टू 1 है और कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम c इक्वल टू भी 1 है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 1 है लेकिन c इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर जो डिवीजन होता है यानी कि जो आप क्रोमोसोम नंबर का जो कंटेंट होता है वो डबल कौन सी फेज में होता है, तो आप कहेंगे एच फेज। और एच फेज को हम रेप्लिकेशन फेज ऑफ डीएनए कहते हैं। ग्रोथ फेज में आपका जो रिमेनिंग ऑर्गेनल्स होते हैं, जो रिमेनिंग प्रिपरेशन होती है सेल के डिवीजन को जाने के लिए, वो सब पार्ट इसी में बनते हैं। जैसे सेंट्रियोल, डुप्लीकेशन, कंप्लीट होता है। अब अगर यहाँ पर हमने एक टर्म लिया था हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन क्यों जरूरत है, आप सभी को पता होगा डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब ये 2 मीटर का डीएनए होता है और सेल हमारी कितनी छोटी है, तो उसे क्वाइल्ड कैसे करना है, तो क्वाइल्ड करने के लिए ये जो प्रोटीन होती है हिस्टोन, ये बेसिक प्रोटीन होती है। और आपको पता है बेसिक का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, तो ये निगेटिव डीएनए को ऐसे करके क्वाइल करके रखती है, इसीलिए हिस्टोन यहाँ पर बनती है और यहाँ पर डीएनए को क्वाइल कर दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारी आती है डिविजनल फेज। कौन सी आती है, डिविजनल फेज। इस जो डिविजनल फेज होती है, एक चीज और बता दें, इंटरफेज अगर आपकी टिपिकल मैमेलियन सेल साइकिल की बात करें तो ये 24 आवर्स की होती है, जिसमें से आपकी इंटरफेज जो होती है वो 23 आवर्स की होती है और उसके बाद आपकी जो माइटोटिक होती है वो सिर्फ 1 आवर्स की होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें से जो ग्रोथ फेज होती है वो 11 आवर्स की होती है G1, एस फेज होती है वो 8 आवर्स की होती है और उसके बाद जो G2 होती है वो आपकी 19 यानी कि 4 आवर्स की होती है। तो ये टोटल 23 हुए और वो 1, तो ये आपका पूरा जो है सेल साइकिल चल रही है। अब माइटोटिक फेज की बात कर लेते हैं कि माइटोटिक फेज क्या होती है। माइटोटिक फेज की अगर हम बात करें, हमने बताया था कि सेल साइकिल को 2 फेजेज में डिवाइड किया गया, एक तो आपकी इंटरफेज और एक आपकी हो माइटोटिक फेज। फिर इंटरफेज को 3 पार्ट में G1, S, G2 और उसके बाद जो एक फेज थी वो माइटोटिक फेज थी। तो माइटोटिक जो फेज होती है जिसे हम डिविजनल फेज कहते हैं, जिसे हम डिविजनल फेज कहते हैं, इसे हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में, 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी कैरियोकाइनेसिस और दूसरी होती है आपकी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन। तो इसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और इसमें साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म, तो इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो न्यूक्लियर डिवीजन में इसमें भी जो माइटोटिक फेज होती है इसमें 2 टाइप में डिवाइड किया। पहले हमें न्यूक्लियर डिवीजन करना है। इसमें आपकी अगर सबसे पहले सेल देखें तो इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स आती हैं।
सब डिवीजन आते हैं, जैसे प्रोफेज आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज आती है और आपकी आती है टीलोफेज। ये सब फेजेस जो है वो आपकी किस में आती हैं, आपकी कैरियोकाइनेसिस में। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि नॉर्मल सेल का डायग्राम इस टाइप से होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और ये जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस टाइप से कवर्ड होती है। तो प्रोफेज का जो स्पेशल कैरेक्टर होता है कि यहाँ पर जो प्रोफेज होती है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके आगे जस्ट यहाँ पर गोल्गी बॉडी होती है। तो प्रोफेज का जो लास्ट में जो कैरेक्टर होता है, अगर स्पेशल कैरेक्टर की हम बात करें प्रोफेज की, तो इसमें आपका सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस उसके बाद आपका न्यूक्लियोलस, फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद आपका गोल्गी, इन सब का डिसएपियर होता है। अब डिसएपियर क्यों होती है? डिसएपियर मतलब डीजनरेट क्यों होती है? क्योंकि हमें कैरियोकाइनेसिस करानी है और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि हमें कैरियोकाइनेसिस करानी है, मतलब कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन कराना है। अब अगर आपको किसी रूम के अंदर एंट्री मारनी है तो सबसे पहले आपको गेट खोलना पड़ेगा। तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले गोल्गी का हमें डिसएपियर कराना पड़ता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की होती है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोलस, ये सब डिसएपियर हो जाते हैं तो आपकी प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और यही जो डिसएपियरेंस इंडिकेट करता है कि अब आपकी दूसरी सब फेज कैरियोकाइनेसिस की मेटाफेज स्टार्ट हो गई है। तो अगर मेटाफेज की हम बात करें तो मेटाफेज का स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है बेटा? मेटाफेज का स्पेशल कैरेक्टर होता है कि आपकी ये एक सेल है और इसी सेल में एक प्लेट बन जाती है बिल्कुल बीच के सेल में, और आपको पता है बीच का मतलब होता है कि दो पार्ट को हमने इक्वल में बांट दिया, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। अब इस प्लेट, ये प्लेट कहाँ पे प्रेजेंट है? इक्वेटर पे, मतलब इक्वल पार्ट पे, तो इसे हम इक्वेटोरियल प्लेट कह सकते हैं। और इसी फेज का नाम होता है मेटाफेज प्लेट, भी इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटाफेज स्टेज में बनी है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? यही जो क्रोमोसोम, अभी ये क्रोमोसोम हमने प्रोफेज में पढ़े थे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये इस टाइप में थी क्रोमैटिन फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर ये जो है आपके हाईली कंडेंस फॉर्म जो क्रोमोसोम होता है उसमें हो जाते हैं, यानी कि ये धागा जो होता है ना वो आपस में लपेट के, यानी कि हाईली कंडेंस फॉर्म में इस टाइप से क्रोमोसोम यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। और ये स्पेशल कैरेक्टर होता है आपके मेटाफेज स्टेज का। और यही जो क्रोमोसोम होते हैं, यहीं पर आपको पता होगा कि यहीं पर अगर हम बात करें मेटाफेज की, तो मेटाफेज का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, यहीं पर हम किसी भी क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। मार्फोलॉजी का मतलब आपको पता होगा फिजिकल अपीयरेंस, जैसे हम बाहर से कैसे दिखते हैं वैसे क्रोमोसोम बाहर से कैसे दिखते हैं, उसके बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो हम कहाँ करेंगे? मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज किसकी स्टेज है? आपकी कैरियोकाइनेसिस की स्टेज है। कैरियोकाइनेसिस किसकी है? माइटोटिक की है। माइटोटिक किसकी है? एक सेल साइकिल का सीक्वेंस है जिसमें इंटरफेज और माइटोटिक फेज आती है। तो ये समझ में आ गया होगा। मेटाफेज के बाद अगर ये आपकी मेटाफेज है तो अगली फेज हमने आपको क्या बताई थी? एनाफेज। एनाफेज की अगर स्टेज की हम बात करें तो एनाफेज में यही आपकी सेल होती है, इस टाइप से सेल होती है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है वो स्प्लिट हो जाती है। अब जब स्प्लिट हो जाती है तो आपका जो क्रोमोसोम होते हैं इस टाइप से एक अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। और इसका भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है एनाफेज का, यहां पर कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, या इसी को कह सकते हैं हम कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम यहीं पर आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसीलिए इस फेज में हम शेप ऑफ क्रोमोसोम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
शेप ऑफ क्रोमोसोम को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब हम करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो ये शेप ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी किसमें, मेटाफेज में, और शेप ऑफ क्रोमोसोम किसमें, एनाफेज में। मूवमेंट इसी में देखा जाता है। अगली फेज आपकी आती है टीलोफेज। टीलोफेज जो आती है उसमें आपकी ये सेल होती है, और इसी सेल में जो हमने क्रोमोसोम बनाए थे वो क्रोमोसोम क्या हो सकते हैं, इस फॉर्म में आने लगते हैं, और सभी जो मल्टीप्लिकेशन वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ, यानी कि फिर से ये क्रोमेटिन में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये टीलोफेज का स्पेशल कैरेक्टर होता है कि जो हाईली कंडेंस फॉर्म थी वो अब डीकंडेंस होने लगती है, यानी कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये आपकी स्पेशल कैरेक्टर होता है किसका, टीलोफेज का। टीलो मतलब टेन, मतलब लास्ट वाली फेज जो डिवीजन की होगी उसे क्या कहेंगे हम, टीलोफेज। उसके बाद ये वाली जो कंडीशन आती है, अब ये हमने न्यूक्लियर को डिवीजन करा लिया तो हमने एक काम को यहाँ पर खत्म कर दिया। अब हम यानी कि यहाँ पर ये जो सेल साइकिल, ये आपका न्यूक्लियस था, ये इस फॉर्म में आ गया है। अब क्या करना है, हमें इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराना है, वो वहाँ पे होगा। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, आपको पता होता है। कुछ आपके भाई एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स और या प्लांट के बेस पर इसे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया। एनिमल्स में अगर स्पेशल कैरेक्टर देखें तो ये जो है आपका सेल होती है, और ये एक दरार यानी कि फर्रो बनाती है, और इसी फर्रो से जो आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बीच में ये सेल मेम्ब्रेन जो बनेगी ना, ये सेल मेम्ब्रेन आपके एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनेल से बनती है जिसका नाम होता है ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनी प्रॉब्लम? लेकिन वहीं पर अगर हम प्लांट में देखते हैं तो प्लांट में ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी सेल वॉल, ये आपकी सेल वॉल होगी, प्लांट में सेल वॉल स्पेशल कैरेक्टर है। ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपके ER से ना बनकर गोल्जी वेसिकल से बनती है। तो ये डिफरेंस होता है प्लांट की साइटोकाइनेसिस में और एनिमल की साइटोकाइनेसिस में। और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन के हिसाब से ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इसकी जो एनिमल की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, एनिमल की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, ER की बनी होती है, और इसमें साइटोकाइनेसिस फर्रो द्वारा होती है। जबकि इसमें आपकी बनती है सेल प्लेट। क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है प्लांट में। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन। थोड़ा सा लास्ट में अगर पॉइंट की बात करें, एक बार रिकॉल करा देते हैं इसी चीज को 1 मिनट में। रिकॉल कराए अगर 1 मिनट में, तो हमने देखा था सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेल साइकिल सेल डिवीजन। सेल साइकिल के हमने सीक्वेंस पढ़े थे, सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2 और फिर M। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, उसके सीक्वेंस क्या होते हैं। फिर हमने एक सेल जो है मेन फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ी थी, जिसमें 2 फेजेस में डिवाइड किया गया था, एक इंटरफेज और एक माइटोटिक फेज। इंटरफेज को हमने फेजेस में डिवाइड किया, G1, S और G2। आपकी अब पहले इंटरफेज की बात कर लेते हैं। इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है और उसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि यहीं पर सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है। जैसे आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो, उसके बाद नीट का पेपर, तो नीट का पेपर आपका माइटोटिक डिवीजन है, और इंटरफेज आपकी क्लासरूम के या मॉक टेस्ट के या ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो वो आपके कौन से, इंटरफेज। उसके बाद इंटरफेज को हमने 3 में डिवाइड किया था, G1, S और G2। G1 का स्पेशल कैरेक्टर क्या था कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो मतलब आपका ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन होता है, और क्रोमोसोम जो होते हैं डीकंडेंस होने लगते हैं, यानी कि क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लगते हैं। S फेज का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है, यानी कि कंटेंट डबल हो जाता है। G2 का क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं सेल डिवीजन के लिए वो सब ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होने लगते हैं। उसके बाद हमने माइटोटिक फेज पढ़ा था, जिसमें डिविजनल फेज कहा था। इसी फेज को हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था ये 2 टाइप में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना चाहिए, मतलब अगर हम न्यूक्लियस का पहले डिवीजन करते हैं उसके बाद साइटोप्लाज्म करते हैं, मतलब फिर साइटोप्लाज्म का करते हैं। अगर न्यूक्लियस की हम बात करें तो न्यूक्लियस में हमने 4 सब स्टेजेस पढ़ी थी, प्रोफेज,
मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज में हमने क्या कहा था कि क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन होते हैं वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटाफेज में हमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बन जाती है जिसपे क्रोमोसोम क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं और इसी में मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। एनाफेज में हमने पढ़ा था कि यही क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, अचानक में, और अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं, इसी को मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं और यहाँ पर सेम ऑफ क्रोमोसोम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेलोफेज में हमने कहा था कि यही जो आपका जो मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और एक एक सेल का फॉर्मेशन लगभग स्टार्ट कर देते हैं। साइटोकाइनेसिस में हमने दो टाइप की पढ़ी थी, तो प्लांट में हो सकती है, एनिमल में, क्योंकि दोनों डिवीजन होते हैं, प्लांट में भी होती है, एनिमल में होती है। तो अगर प्लांट में हुआ तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कि सेल प्लेट जो होती है वो गोल्गी वेसिकल से बनी होगी, और एनिमल में हुआ तो किससे बनी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी होगी। तो ये ऑल ओवर आपका क्लास है सेल साइकिल, सेल डिवीजन का, इसे आप रिकॉल कर लीजिए। इतना जो है आप अच्छे से रिकॉल करेंगे तो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इसी से मिलके। ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।